Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muzaffar Ali and I belong to the Dow College of Pharmacy. My expertise are associated with the biology subject and I am serving my job as a biology teacher in Expert Science Collegiate. तो बेटा हमने लास्ट टाइम बायोलॉजी 1 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 3 पर है। लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि एंजाइम किस तरीके से काम कर रहे हैं और एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। एंजाइम बाद में कंज्यूम क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी वो थ्योरीज़ भी पढ़ ली थी मोड ऑफ एक्शन में कि एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं। तो की एंड लॉग थ्योरी में क्या बताया गया है और इंड्यूस्ड फिट मॉडल में उसके बारे में क्या बताया गया था, ये हमने पढ़ा था। आज को जो हमारा बेटा टॉपिक है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है। अब देखें बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे तो कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो उसके ये फैक्टर होते हैं। अगर आप इन चीज़ को बढ़ा दो तो केमिकल रिएक्शन पर इफेक्ट होगा, चाहे वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन यानी कि स्पीड अप भी हो सकता है और स्पीड डाउन भी हो सकती है उसकी। तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उसको प्रोसीड करवा रहे हैं कुछ बायोकैटालिस्ट, जो कि कौन से हैं हमारे पास, एंजाइम। अब एंजाइम के ऊपर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर उन फैक्टर में आप थोड़ी सी छेड़खानी करोगे, ऊपर नीचे करोगे, तो एंजाइम के केमिकल रिएक्शन पर भी जो कोई ना कोई इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह एक और लेक्चर बनेगा इसका, उसमें हम मज़ीद इसके फैक्टर को डिस्कस करके ये टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो जो हमारे पास मेन फैक्टर्स हैं उनमें से सबसे पहले आपके पास आ जाता है एंजाइम कंसंट्रेशन, देन इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, हीट और पीएच। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किसको बढ़ाने से या किसको कम करने से एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेटा आपको तो पता है एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होती है। एंजाइम मतलब अमाउंट ऑफ एंजाइम अवेलेबल इन ए केमिकल रिएक्शन। एंजाइम कंसंट्रेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एंजाइम कंसंट्रेशन समझनी है आपने कि एंजाइम कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जितने ज़्यादा एंजाइम उतनी ज़्यादा एक्टिव साइट। अब बेटा ये चीज़ तो आपने भी पढ़ी होगी कि जितने ज़्यादा आपके पास एंजाइम होंगे, ठीक है, एक्टिव साइट उतनी ज़्यादा होंगी और जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट होगी उतने ही ज़्यादा सबस्ट्रेट वहाँ पर आकर अटैच होंगे और केमिकल रिएक्शन उतनी ही स्पीड से होना शुरू होगा, ठीक है बेटा। तो फिर हम अब आते हैं अपनी एंजाइम वाली बात पर। फॉर एग्जांपल अगर आप ये सपोज करें कि आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर आपके पास जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो अनलिमिटेड है तो फिर बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि जो रिएक्शन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, अवेलेबल एक्टिव साइट पर। ठीक है बेटा। अगर आपके पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है तो रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, अवेलेबल एक्टिव साइट पर, क्योंकि सबस्ट्रेट तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब जितने ज़्यादा आप एंजाइम को बढ़ाते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट आपके पास तो मज़ीद आ ही रहे हैं। अब एंजाइम जितना बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही बढ़ता जाएगा और ग्राफ आपके पास ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है, इन केस व्हेन देयर इज एन अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर। अगर आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो हो, ठीक है, यानी कि आपके पास जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपके पास लो है, अब क्या होगा बेटा कि एंजाइम को बढ़ाने से सबस्ट्रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, कितने सबस्ट्रेट है टोटल 10, और एंजाइम आपके पास है
5 एंजाइम का मतलब 5 एक्टिव साइट, और सबस्ट्रेट कितने हैं बेटा 10 हैं। तो जब आप एंजाइम को बढ़ाते रहोगे, अवेलेबल एंजाइम इस सूरत में क्या होगा बेटा, अवेलेबल एंजाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, व्हेन देयर इज अ लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो क्या होता है बेटा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हमने कांस्टेंट कर लिए कि आपके पास सबस्ट्रेट है 10, ठीक है। अब एंजाइम आपके पास अगर 5 है तो 5 एंजाइम 5 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होंगे और केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। लेकिन यहाँ मैं अगर उस एंजाइम को बढ़ाना शुरू कर दूँ, 5 से 6 पर लेके जाऊँ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, 7 पर लेके गया, रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ा, 8, 9, 10, फाइनली 10 से आगे रेट ऑफ रिएक्शन इसका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो लो थी। तो बेटा इसमें भी आपके पास यह आ गया कि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तब भी आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ अनलिमिटेड रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एंजाइम कंसंट्रेशन के, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन जब आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक लिमिट में होगी या लो होगी तो फिर एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक आपके पास सिंपल सीधी सी एक लाइन आ जाएगी। इसको एक ग्राफ से शो करते हैं बेटा। यहाँ मैं छोटा सा एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये आपके पास आ गया फॉर एग्जांपल रिएक्शन, और ये आपके पास आ गई कंसंट्रेशन, ठीक है। एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, फिर एक वक्त आएगा कि लाइन यूँ सीधी हो जाएगी कांस्टेंट। इसका क्या मतलब होता है बेटा कि जितने भी अवेलेबल सबस्ट्रेट थे उन्होंने अवेलेबल एंजाइम के साथ जो है बाइंडिंग कर ली। अब मज़ीद सबस्ट्रेट है ही नहीं कि वो एंजाइम के साथ बाइंडिंग है। एंजाइम तो बहुत ज़्यादा है, एंजाइम कंसंट्रेशन है आपके पास, लेकिन मज़ीद सबस्ट्रेट नहीं है जो उसके साथ बाइंड करें। तो इसीलिए बेटा आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि वो कांस्टेंट हो जाएगा, अब बढ़ेगा नहीं आपके पास ज़्यादा, ठीक है। तो एक हद होती है। हाँ, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में अमोनिया प्रिपरेशन में N2 + 3H2 एरो 2NH3 इस तरीके से एक रिएक्शन पढ़ा हो, एक इक्वेशन पढ़ी होगी ना। अब क्या है बेटा, क्या सिर्फ नाइट्रोजन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? कभी भी नहीं। क्या सिर्फ हाइड्रोजन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? नहीं। हाँ, अगर दोनों को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। कितने रेशो से? नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल। अगर आप इनको 1:3 के उससे बढ़ाओगे, प्रोपोर्शन से बढ़ाते जाओगे, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि बेटा नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ मिलकर 2NH3 बना रहा है, ठीक है। तो बेटा यही बात एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ होती है। आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। आप एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब दोनों जाकर कांस्टेंट हो जाएंगी तो लाइन आपके पास सीधी आना शुरू हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। तो आपको कांस्टेंट रखने के लिए, एक रिदम में रखने के लिए दोनों को इक्वलेंटली बढ़ाना पड़ेगा, रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को भी और एंजाइम कंसंट्रेशन को भी। उसके बाद आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है बेटा। डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा आपके पास, ना सबस्ट्रेट कम होंगे ना एंजाइम कम होंगे। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतने ज़्यादा एंजाइम के साथ बाइंडिंग होगी और रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड से बढ़ता जाएगा। सही है बेटा। यह आप हमारे पास कंसंट्रेशन के बारे में थे, सबस्ट्रेट की भी कंसंट्रेशन, एंजाइम की भी कंसंट्रेशन। यहाँ डिस्कशन से हमें ये पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन ना सिर्फ एंजाइम की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, ना सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, दोनों पर डिपेंड करेगा इक्विवेलेंटली, ठीक है। हाँ, ज़्यादातर एंजाइम की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है जब सबस्ट्रेट हमारे पास अनलिमिटेड होगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं अपने थर्ड फैक्टर पर, टेम्परेचर पर। तो बेटा ये टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है? टेम्परेचर कैसे हमारे पास इफेक्ट कर रहा होता है बेटा? आपको पता है एंजाइम्स प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, प्रोटीन बने हुए हैं अमाइनो एसिड से। टेम्परेचर के बढ़ने से या कम होने से एंजाइम की एक्टिविटी पर भी हमेशा फ़र्क आता है। एक ग्राफ में आपको अब यहाँ पर बना के समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ
एक्स एक्सिस पर हमने रखा टेम्परेचर को, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपके पास आ गया रिएक्शन रेट। ये एंजाइम का केमिकल रिएक्शन हुआ, इस लेवल पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई टेम्परेचर आ रहा है तो वो है 37। अच्छा, अब ज़रा हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के बारे में। हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर है उनके लिए, तो वो जो काम भी कर रही होती है वो मैक्सिमम एक्टिविटी अपनी दे रही होती है। हाँ, 37 से अगर ये रेंज 38 पर गई, एक्टिविटी में फ़र्क आएगा, कम होना शुरू होगी। 39 पर गई और फ़र्क आना शुरू होगा। 42 पर चली गई तो फिर उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बिल्कुल बेटा लो हो जाएगी। एंजाइम के लिए 42 टेम्परेचर मोस्ट हाईएस्ट टेम्परेचर है और उस पर वो एंजाइम डीजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे, डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, डीनेचर्ड होना शुरू हो जाएंगे वो प्रोटीन, ठीक है। तो हमारे पास कौन से टेम्परेचर आ गया बेटा? मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर वो अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम दे रहा है। कम करोगे बेटा टेम्परेचर को तो भी एक्टिविटी कम होती जाएगी, लाइंस नीचे आ रही है। ज़्यादा करोगे बेटा तो भी एक्टिविटी आपके पास कम होना शुरू हो जाएगी। और इस टेम्परेचर पर आपके पास जो है एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो एंजाइम टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। हर वो चीज़ जो टेम्परेचर के बढ़ाने से या कम करने से उस पर फ़र्क आए, ऐसी चीज़ों को हम क्या नाम देते हैं बेटा? कि ये थर्मोलेबाइल है। थर्मोलेबाइल मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से उनकी एक्टिविटी में भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल इन नेचर। उसके बाद हीट आती है बेटा। हीट बेसिकली दो तरीक़ों से एक्ट करती है एंजाइम्स के साथ, एंजाइम्स के केमिकल रिएक्शन एंजाइम्स के साथ। कैसे बेटा? हीट का पहला काम कि हीट इंक्रीज कर देती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपको पता है बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, उसको प्रोसीड करवा कौन रहा है? एंजाइम प्रोसीड करवा रही है, ठीक है। अच्छा, एंजाइम कैसे काम कर रहा होता है बेटा? अपनी एनर्जी दे देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को उसकी कम कर देता है। तो अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में हीट कर रहे हो तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहे हो। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाओगे तो बेटा क्या होगा कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो स्पीड से प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट वगैरह की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाते हैं। अब आपको बेटा एक बात पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। आप हीट करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगी। हीट किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, स्पेसिफिक इफेक्टिव कोलिजन बढ़े, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे तो बेटा क्या होगा कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक हद तक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है बेटा? टेम्परेचर बढ़ा रही है। टेम्परेचर बढ़ाएगी, ऑप्टिमम से टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी गिरना शुरू हो जाएगी। गिरने की तो एक वक्त आएगा कि हद से ज़्यादा बढ़ गया तो एंजाइम क्या होगा बेटा? कि एंजाइम डीनेचर्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो हीट आपके पास फ़ायदेमंद तो है लेकिन एक हद तक, ज़्यादा नहीं, ठीक है बेटा। उसके बाद फाइनल हमारे पास एक आ जाता है पीएच। तो पीएच क्या होती है बेटा? एंजाइम आर स्पेसिफिक टू देयर पीएच। पीएच क्या काम करती है? पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो बेटा करते क्या है ये? पीएच क्या होती है? हर एंजाइम या तो एसिडिक मीडियम में काम करेगा या बेसिक मीडियम में काम करेगा। कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है कि एसिडिक का हो तो वो बेसिक में भी काम करे, बेसिक का हो तो वो एसिडिक में भी काम करे। जस्ट लाइक पेप्सिन जिसकी पीएच अप्रॉक्स 2 होती है, ठीक है। अब आप उस पीएच उसको उठाकर अगर आप 6 में रखो या 8 में रखो, पीएच 8 में, तो कभी भी वो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो एंजाइम आर स्पेसिफिक टू देयर पीएच। बेटा इस चीज़ को हम यहाँ पर ग्राफ से शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये आपके पास ग्राफ बन गया है पीएच का। अगर इस पीएच पर
या आपके पास pH दिखा रहा है 7 या इस pH को हम कर देते हैं 6। अगर 6 pH पर मैक्सिमम एक्टिविटी आ रही है किसी भी एंजाइम की, आप उसको 2 pH पर लेके चले जाओ तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम एक्टिविटी कहाँ शो कर रहा है 6 पर। आप उसको 9 pH पर लेके चले जाओ तो एक्टिविटी और भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो pH को चेंज करने से एक्टिविटी पर भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। ठीक है बेटा, तो यह आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने फैक्टर्स डिस्कस किए एंजाइम के बारे में। तो फैक्टर्स में क्या क्या हमने पढ़ा बेटा, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के दोनों को कंटिन्यूसली बढ़ाया जाए एक साथ तो फिर हमें फ़ायदा होगा, वरना दोनों को एक एक को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता तो है लेकिन एक वक्त आता है कि वो एक जगह पर जाकर कांस्टेंट हो जाता है फिर। ठीक है, टेम्परेचर एंजाइम का स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा हो गया तो भी नुकसान है, कम हो गया तो भी नुकसान है, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, लो होना शुरू हो जाती है। सही है बेटा। मैक्सिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना ज़्यादा आगे जाएगा एक्टिविटी लो होगी, एक वक्त आएगा कि एंजाइम खुद डीनेचर्ड होना शुरू हो जाएगा। हीट कैसे काम कर रही है, एक तो वो एक्टिवेशन एनर्जी दे रही है जो कि फ़ायदेमंद है ताकि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। दूसरा बेटा वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है जो कि इफेक्टिव कोलिजन एक हद तक तो बढ़ाता है लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ा रहा होता है, और टेम्परेचर के बढ़ने से भी एंजाइम की एक्टिविटी दोबारा से हमारे पास मतलब एक समझे कि नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। फिर हमने पढ़ा pH के pH स्पेसिफिक होते हैं सारे के सारे एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं बेटा कि जो एसिडिक वाले हैं वो बेसिक में काम नहीं करते, जो बेसिक वाले हैं वो एसिडिक में काम नहीं करते, तो इसीलिए ज़रूरी है कि एंजाइम की pH को भी स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। अगर इसमें आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप बेशक आंसर क्वेश्चन करें। इसके अलावा बेटा इसके कुछ फैक्टर रह गए वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।